चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की भूत महल और विचित्र बहादुर। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये इस सेट की कॉमिक्स हैं, देख सकते हैं आप। एक थी निक्की। निक्की बहुत प्यारी लड़की थी, पर उस बेचारी की किस्मत बड़ी ख़राब थी। बेचारी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उस पर मुसीबत यह कि निक्की की सौतेली माँ बड़ी लड़ाकू थी। वह बात बात पर निक्की को डांटती व मारती। इस तरह निक्की के दिन बड़े ही खराब कट रहे थे। एक दिन जब वह फर्श साफ कर रही थी, माँ तुम कहाँ चली गई? नहीं माँ, मुझे बहुत मारती है। पापा भी अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। माँ तुम मुझे भी अपने पास बुला लो। निक्की रो रो कर अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी बिजली का लैंप निक्की का हाथ लगने से गिर गया और टूट गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं माँ तो मारते मारते मेरा दम ही निकाल देगी। लैंप टूटने की आवाज़ सुनकर निक्की की सौतेली माँ दूसरे कमरे से चिल्लाई, अरे निगोड़ी, क्या तोड़ डाला तूने? ठहर, अभी आकर देखती हूँ। निक्की की सौतेली माँ भागी भागी निक्की के कमरे में आई। हाय हाय, तूने इतना कीमती लैंप तोड़ डाला। यह लैंप तो मेरे भैया मेरे लिए सिंगापुर से लाए थे। खाती तो इतना सारा है और हाथों में बिल्कुल भी दम नहीं है। कमकत रोज़ कोई न कोई नुकसान कर देती है। काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। और इसके बाद नई माँ ने निक्की को खूब मारा। आज का तेरा खाना पीना बंद, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जा, भाग जा यहाँ से, जाकर बर्तन साफ कर। निक्की वहाँ से चलकर बर्तनों के ढेर के पास पहुँची। आज पापा से नई माँ की अवश्य शिकायत करूँगी। पता नहीं नई माँ अपने आप को क्या समझती है। और फिर वह नल के नीचे जूठे बर्तन साफ करने लगी। मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती थी, पर यह नई माँ तो हर समय डांटती ही रहती है। शाम को जब निक्की के पापा ऑफिस से घर आए, पापा पापा, आज नई माँ ने मुझे खूब मारा। नई माँ मुझसे सारा दिन काम करवाती है। मुझे स्कूल का होमवर्क करने के लिए भी समय नहीं मिलता। अभी पूछते हैं तुम्हारी माँ से। तभी निक्की की नई माँ वहाँ आ गई। क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही है इन्हें? ज़रा मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं कुछ नहीं। इसके बाद निक्की की नई माँ ने निक्की के पापा को नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई। तो निक्की, गलती तुम्हारी है। तुमने इतना कीमती लैंप क्यों तोड़ा? इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पापा, तुम इस दीवार की ओर मुँह करके खड़ी हो जाओ। 2 घंटों तक इसी तरह खड़ी रहना, यही तुम्हारी सज़ा है। इस तरह घर का सारा काम करके निक्की रात को भूखी सो गई। पर नींद में भी वह बुदबुदा रही थी, माँ अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? पापा भी नई माँ की तरफ बोलते हैं, आज तो पापा ने मुझे सज़ा भी दी। तभी निक्की ने एक सुंदर सपना देखा। तुम कौन हो? मैं झिलमिल परी हूँ और परी देश से आई हूँ। अच्छा झिलमिल परी, क्या तुमने कभी मेरी माँ को देखा है? हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को देखा है। और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुखी होकर ही तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर निक्की खुश हो गई। सच, आप मेरी माँ से मिलकर आई हैं? हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाकर कहा, झिलमिल परी, निक्की के पास जाओ और उसे प्यारी प्यारी कहानियाँ सुना कर आओ। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। हाँ झिलमिल परी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब से माँ नहीं रही, तब से मुझे किसी ने कहानी नहीं सुनाई। नई माँ तो बस सारा दिन मुझे मारती रहती है। घबराओ मत निक्की, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी खुशी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कभी न कभी कभी तुम्हें इस संतोष का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी सभी बात मानूंगी झिलमिल परी, पर अब तुम पहले मुझे कहानी सुनाओ। शाबाश निक्की, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक था राजा विचित्र सेन। नाम के अनुसार ही राजा के शौक भी विचित्र थे। उसे नई नई व विचित्र वस्तुएं इकट्ठी करने का बहुत शौक था। विचित्र वस्तुओं का उसके पास बहुत बड़ा संग्रह था। जो भी राजा विचित्र सेन से मिलने आता, वह उसे अपना विचित्र संग्रहालय भी दिखाता। राजा सूर्यकेतु, यह तोता आदमियों की तरह बात करता है, इसका नाम मिट्ठू है। अच्छा। राजा विचित्र सेन ने मिट्ठू को आज्ञा दी। मिट्ठू, राजा सूर्यकेतु से बात करो। राजा सूर्यकेतु, आपका स्वागत है।
मिट्ठू को बोलते देखकर राजा सूर्यकेतु बहुत आनंदित हुआ। और ये है नन्हा हाथी, यह दिन में कई बार रंग बदलता है, अद्भुत। इसके बाद राजा विचित्रसेन आगे बढ़ा। यह स्त्री की मूर्ति देख रहे हो राजन, इसकी ओर बढ़ो तो ये आपको नमस्कार करेगी, कमाल है। फिर जैसे ही राजा सूर्यकेतु मूर्ति की ओर बढ़ा, नमस्कार राजन। अरे मूर्ति सचमुच हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही है। पूरा संग्रहालय देखने के बाद, सचमुच राजन आपके संग्रहालय में बड़ी विचित्र विचित्र वस्तुएं हैं। मैं तो आपका संग्रहालय देखकर चकित हूँ। बस राजन, हमें यही एक शौक है कि हम नई नई वस्तुएं अपने पास जमा करें। इस प्रकार राजा विचित्रसेन अपने सभी अतिथियों को अपना संग्रहालय दिखाता और वाहवाही लूटता। एक दिन, हमको इस महल में रहते रहते काफ़ी समय हो गया है, क्यों न एक नया महल बनवाया जाए, ऐसा विचित्र महल जैसा कि आज तक किसी ने न बनवाया हो। यह विचार आते ही राजा विचित्रसेन ने मंत्री चतुरसेन को बुलवाया। मंत्री जी, हम इस बार ऐसा महल बनवाना चाहते हैं कि सारी दुनिया देखकर वाह वाह कर उठे। राजन, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आज ही उचित जगह तलाश करके महल का निर्माण शुरू करवाता हूँ। और इस प्रकार सुंदरवन के समीप अनोखे महल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ठेकेदार जी, आप ऐसा महल बनाइए कि बस राजा विचित्रसेन जी देखे तो देखते रह जाए। आप फिक्र न करें मंत्री जी, मैं ऐसा ही महल बनाऊंगा। एक दिन राजा विचित्रसेन महल का निर्माण कार्य देखने आए। वाह मंत्री जी, वाकई आप अद्भुत महल बनवा रहे हैं। हम आपको इस महल के संपन्न होने पर पुरस्कृत करेंगे। महाराज, मैं किस योग्य हूँ, सब आपकी कृपा का ही फल है। मंत्री जी, आप धन की चिंता नहीं करना, निसंकोच राजकोष से मन चाहे धन ले लेना। ठीक है राजन। और एक दिन खूबसूरत व भव्य राजमहल बनकर खड़ा हो गया। राजा विचित्रसेन के यहाँ जो भी अतिथि आता, राजा उसे अपना नया महल दिखाने ज़रूर ले जाता। एक दिन, आप आज हमारे अतिथि हैं राजा विजय सिंह जी, आइए हम आपको अपना नवनिर्मित महल दिखाते हैं। चलिए, हमें भी आपका अनोखा महल देखने की बहुत इच्छा है। राजा विचित्रसेन अपने अतिथि राजा विजय सिंह को अपने नए महल में ले गए। मैंने इस महल को बड़े ही चाव से बनवाया है, आप इसे देखकर बताइए कि महल कैसा बना है। पूरा महल देखने के पश्चात, सचमुच विचित्रसेन जी, ऐसा सुंदर महल हमने यथार्थ में तो क्या सपन में भी नहीं देखा। लेकिन असल में विजय सिंह महल को देखकर मन ही मन जल भून गए थे। विचित्रसेन के इस महल को नष्ट करना होगा, वरना विचित्रसेन की कीर्ति सारे देश में फैल जाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। क्या सोचने लगे विजय सिंह जी? कुछ नहीं, मैं तो आपके महल की सुंदरता में ही खो गया था। विजय सिंह ने झूठ बोला। महल देखकर राजा विचित्रसेन और राजा विजय सिंह वापस पुराने महल में आ गए। विजय सिंह विजयनगर के राजा थे। राजा विचित्रसेन के आमंत्रण पर ही विजय सिंह विचित्रनगर आए हुए थे। विचित्रसेन जी, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम वापस विजयनगर जाना चाहते हैं, पर हमें नए महल के शुभ मुहूर्त पर बुलाना न भूलें। आपका बुलाना हम कैसे भूल सकते हैं विजय सिंह जी? आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। उसी संध्या को विजय सिंह वापस विजयनगर चले गए। इधर राजा विचित्रसेन अपनी रानी के पास पहुँचे। महाराज, आपका महल तो बनकर तैयार हो गया है, अब कुछ थोड़ा ध्यान राजकुमारी पुष्पवल्ली की तरफ भी दे। आपका कहने का क्या मतलब है महारानी जी? महाराज, पुष्पवल्ली अब जवान हो गई है, उसके विवाह के बारे में भी कुछ सोचिए। क्या पुष्पवल्ली इतनी बड़ी हो गई है? जी महाराज, वह विवाह योग्य है। अगर ऐसी बात है तो हम इस बारे में भी सोचेंगे। पहले हम नए महल में प्रवेश करने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन राजा विचित्रसेन ने राजपुरोहित को बुलवाया। राजपुरोहित जी, आप कोई शुभ मुहूर्त निकालिए, हम शुभ शकुन साहित्य में नए महल में जाना चाहते हैं। जी महाराज। जल्दी राजपुरोहित ने मुहूर्त निकाल दिया। शुभ मुहूर्त की तारीख नज़दीक जान राजा विचित्रसेन ने मंत्री जी को बुलवा भेजा।
महाराज की जय हो। क्या आज्ञा महाराज। मंत्री जी, आप कल ही हमारे सभी मित्रों व संबंधियों के यहाँ नए महल के मुहूर्त में आने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दीजिए। जैसी महाराज जी की आज्ञा। मैं कल ही सभी जगह निमंत्रण पत्र भिजवा देता हूँ। ठीक है मंत्री जी, और भी काफ़ी तैयारियाँ करनी है। मुहूर्त के लिए आप ठीक प्रकार से सभी कार्य करवाना। और राजा उन्हें अन्य तैयारियों के बारे में समझाने लगा। और उसी शुभ मुहूर्त में बड़े बड़े विद्वान बुलवाए गए। यज्ञ हुआ, पूजा पाठ हुआ, दीन दुखियों को भरपेट भोजन करवाया गया। विजयनगर का राजा विजय सिंह भी मुहूर्त में आया हुआ था। वाकई में राजा विचित्र सेन जी ने अद्भुत महल बनवाया है। हमें तो महल बड़ा ही पसंद आया। अब तो विचित्र सेन जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल जाएगी। महल के अंदर विचित्र सेन जी जैसा सुंदर आपका महल है, वैसा ही इसे सजना भी चाहिए, तभी आप इसमें रहने को आए। वैसे आपने इस महल का नाम क्या रखा है? यह सुनकर राजा विचित्र सेन बोला, आपने कहा तो ठीक है विजय सिंह जी, यह तो हमने सोचा ही न था। हम कल ही पूरे महल को सजवाते हैं। हमने इस महल का नाम हवा महल रखा है। भाई, महल का नाम तो आपने चुन कर रखा है। उसी समय राजा विचित्र सेन ने मंत्री चतुरसेन को आदेश दिया, मंत्री जी, आप महल को पूरी साज सजा के साथ सजाइए, तभी हम हवा महल में रहने आएंगे। आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन होगा महाराज। जल्दी हवा महल को सजाया गया। अब तो राजा इंद्र का महल भी हवा महल के आगे फीका लगेगा। सचमुच हवा महल बहुत ही नैनाभिराम बना है। उधर राजा विजय सिंह ने विजयनगर पहुंचकर काल भैरव तांत्रिक को महल में बुलवाया। तांत्रिक काल भैरव, हम चाहते हैं कि तुम राजा विचित्र सेन के हवा महल में अपने तंत्र मंत्र से कुछ भूत भेज दो, जो हवा महल में जाकर भयानक हंगामा करे, ताकि विचित्र सेन महल को अशुभ समझकर नष्ट करा दे। हम अपने से आगे बढ़ता किसी को नहीं देखना चाहते। महाराज, मैं भूतों की एक टोली हवा महल में भेज देता हूँ। वे वहाँ जाकर उत्पात मचाएंगे तो राजा विचित्र सेन घबरा जाएंगे। हमने सुना है विचित्र सेन की पुत्री पुष्पवल्ली अद्वितीय सुंदरी है। तुम पुष्पवल्ली को तंत्र मंत्र से चिड़िया बना दो। उसके बाद मैं देखूंगा कि विचित्र सेन कैसे मुझसे आगे बढ़ता है। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। मैं वहाँ जाकर पुष्पवल्ली को चिड़िया बना दूंगा। यह सुनकर विजय सिंह प्रसन्न हो उठा। हाँ हाँ तांत्रिक काल भैरव, हम यही चाहते हैं। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तांत्रिक काल भैरव के जाने पर पहले तो विचित्र सेन हवा महल के भूतों के हुड़दंग से परेशान हो जाएगा। उस पर जब राजकुमारी पुष्पवल्ली चिड़िया बन जाएगी तो वह बौखला भी जाएगा। तब उचित अवसर देखकर काल भैरव द्वारा राजकुमारी को चिड़िया की योनि से मुक्ति दिला दूंगा और विचित्र सेन से राजकुमारी का हाथ मांग लूँगा। तांत्रिक काल भैरव अपने निवास स्थान पर पहुंचा और उसने एक खोपड़ी के ऊपर अपने हाथ में पकड़ी हड्डी को घुमाया। तुरंत ही, हमें आज्ञा दो, हमें आज्ञा दो। तुम सब राजा विचित्र सेन के हवा महल में जाओ और जाकर खूब उत्पात करो। जैसी आपकी आज्ञा मालिक, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। और भूतों की टोली चीखती चिल्लाती हवा महल में पहुंच गई। वाह, यहाँ तो बड़ा स्वादिष्ट खाना है। खूब भरपेट खाएंगे और मौज मनाएंगे। हमारे मालिक ने बड़ी अच्छी जगह भेजा है हमें। रात भर भूतों की टोली हवा महल में हुड़दंग मचाती रही और राजा के आने का इंतजार करती रही। अगले दिन प्रातः होते ही विचित्र सेन अपने परिवार के साथ हवा महल में रहने आया। राजा विचित्र सेन के हवा महल में आने पर खूब धूमधाम हुई। दिन भर नृत्य गान होते रहे। उधर एक कक्ष में घुसी भूतों की टोली दांत किटकिटा रही थी, क्योंकि सूरज निकलते ही भूतों की ताकत कम हो जाती है। इसलिए वे रात होने की प्रतीक्षा में एक कक्ष में दुबके हुए थे। राजा को हम रात में दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। रात होने पर अब हम सोना चाहते हैं, हमारे विश्राम की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। उधर भूतों की टोली में, सब तैयार हो जाओ, अब हमें अपना काम शुरू करना है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। चार भूत राजा विचित्र सेन के शयन कक्ष में जा पहुँचे। हा हा ही, हा हा हो।
भूतों के हंसने की आवाज़ सुनकर राजा विचित्रसेन की आंख खुल गई। अपने सामने भयानक भूतों को देखकर विचित्रसेन घबरा गया। क्या कौन हो तुम? हम हैं काल भैरव के दूत, हम हैं मस्त कलंदर भूत, हम तुम्हें खाएंगे। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, हा हा, यह हवा महल तुड़वा दो वरना हम हैं मस्त कलंदर भूत। इसके बाद चारों भूतों ने मिलकर विचित्रसेन को पलंग सहित उठाकर महल के सरोवर में फेंक दिया। अरे मैं डूबा, कोई बचाओ, मैं डूबा, हवा महल को तुड़वा दो राजा वरना। उधर भूतों की बाकी टोली ने भी रानी, राजकुमारों, राजकुमारी व सेवकों को उठाकर सरोवर में फेंक दिया। बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे तैसे राजा व अन्य लोग सरोवर से निकले और उसी हालत में पुराने महल की ओर भाग खड़े हुए। यह क्या आफत आई, आज तो हमारे प्राण ही चले जाते। राजा विचित्रसेन हैरान परेशान से थे। लाखों रुपया खर्च करके इतना सुंदर महल बनवाया, पर वहाँ एक दिन भी न रह सका। इसका क्या कारण है? क्या भूतों के कहने पर हवा महल तुड़वा दूँ? नहीं नहीं। उधर विजयनगर में भाई मज़ा आ गया तांत्रिक काल भैरव, तुम्हारी भूतों की टोली ने तो रंग जमा दिया। अब कुछ राजकुमारी पुष्पवल्ली के बारे में भी करो। बस महाराज, मैं कल ही पुष्पवल्ली के पास जाकर उसे चिड़िया बनाऊंगा। जो कुछ भी करो होशियारी से करना, आप बेफिक्र रहे महाराज। अगले दिन तांत्रिक काल भैरव स्त्री का रूप बनाकर राजकुमारी पुष्पवल्ली के उद्यान में जा पहुंचा। आहा, राजकुमारी पुष्पवल्ली अपनी दासियों के साथ आ रही है। राजकुमारी के पास आने पर यह जादुई कील उसके सिर में घोंप दूंगी। उसके बाद राजकुमारी चिड़िया बन जाएगी। राजकुमारी के पास आने पर, राजकुमारी जी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं यह फूल आपके बालों में लगा दूं। आहा, क्यों नहीं, फूल बड़ा ही खूबसूरत है। काल भैरव ने फूल के साथ साथ मंत्र पड़ी हुई कील को भी राजकुमारी के सिर में घोंप दिया। कील घोंपते ही राजकुमारी चिड़िया बन गई। काल भैरव भी वहाँ से अदृश्य हो गया। अरे ये क्या, राजकुमारी जी चिड़िया बन गई? वह स्त्री कहाँ गई? ज़रूर वह कोई जादूगरनी थी। राजा विचित्रसेन को जब राजकुमारी पुष्पवल्ली के चिड़िया बनने की खबर मिली तो वह सिर पीट कर रह गया। हाय बेटी पुष्पवल्ली, तेरी यह हालत किसने की? राजा ही नहीं, अन्य सभी भी राजकुमारी के चिड़िया बनने के कारण शोक में डूब गए। एक दिन जब राजा विचित्रसेन इसी सोच में डूबा दरबार में बैठा था तो एक तांत्रिक वहां आया। राजन, अगर आप आज्ञा दे तो मैं हवा महल के भूतों को भगाने की कोशिश करूं। भूतों को भगाकर मैं राजकुमारी पुष्पवल्ली को भी देखूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, हमें तुम शीघ्र ही इन भूतों से मुक्ति दिलाओ। लगता है राजकुमारी को चिड़िया भी इन्हीं भूतों ने बनाया है। तांत्रिक संध्या को हवा महल में पहुंचा और उसने एक कक्ष में डेरा जमा दिया। मैं देखता हूं आज इन भूतों को। रात होने पर, हूँ तो तुम हमें वश में करने आए हो। हाँ, मैं तुम सभी दुष्टों को यहाँ से भगाकर छोड़ूंगा। अच्छा। तभी अचानक एक भूत ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली। बड़ा आया हमें भगाने वाला, गूं गूं, दबा दो इसका गला। और भूत ने तांत्रिक का गला घोंट कर उसे मार डाला। राजा विचित्रसेन के पास तांत्रिक की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो लगता है हम पर बुरे ग्रहों की छाया गिर आई है। अब हम क्या करें? इसके बाद बड़े बड़े पंडित आए, ज्योतिषी आए, मुल्ला मौलवी आए, पर कोई भी भूतों की टोली को हवा महल से न भगा सका। एक दिन, राजन, हम हवा महल में जाकर तंत्र मंत्र की शक्ति के द्वारा भूतों की टोली को भगा देंगे। अगर तुम लोग भूतों की टोली को भगा दोगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। जाओ और भूतों को भगाओ। चारों पंडित हवा महल में पहुंचे। मंत्री चतुरसेन भी उनके साथ थे। मंत्री जी, हम महल के चारों ओर मंत्रित की हुई कीलें गाड़ देते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। ठीक, आप अपना कार्य कीजिए। पंडित ने अपना कार्य पूरा कर दिया। मंत्री जी, अब यहाँ भूत तो भूत, सब भूतनाथ भी आने की हिम्मत न करेंगे। आप राजा साहब से कहिए कि अब वह निडर होकर महल में आकर रहे। अभी मैं राजपूत परिवार को यहाँ लाने की जोखिम नहीं उठा सकता। पहले 2-4 दिन तुम ही लोग यहाँ रहकर बताओ कि सब ठीक ठाक है, तब हम राजा को यहाँ रहने के लिए कहेंगे।
ठीक है मंत्री जी, हम यहाँ 5 दिन रहेंगे। मंत्री चतुर्सिंह चारों पंडितों को हवा महल में छोड़कर वापस चले गए। रात गिर आई थी। भाई राम दुलारे, हमें तो भूख लगी है। भोजन की क्या चिंता है हनुमान प्रसाद, यहाँ तो पूरा भंडार भरा हुआ है। तो चलो भाई, पेट पूजा करे, चलो। जैसे ही चारों पंडित खाना खाने बैठे, अरे यह क्या, खाने की जगह मांस, मेरी थाली में खून, अरे मेरी थाली में हड्डियाँ। यह सब करामात भूतों की टोली की थी। तभी वहाँ भूतों की टोली प्रकट हो गई। हा 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 हा, हम हैं काल भैरव के दूत, हम हैं मस्त कलंदर भूत, हम तुम्हें खाएंगे। नहीं, हमें मत खाओ। ओ, हमारी पूजा का कोई असर नहीं हुआ तो तुम हमें भगाने आए हो, छछूंदर की औलाद। हम अभी बताते हैं कि भूतों को कैसे भगाया जाता है। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। तभी एक भूत ने एक पंडित की ओर हाथ उठाया। हाथ बढ़ाया तो वह पंडित हवा में लटक गया। अरे यह क्या हुआ, बचाओ और मुझे नीचे उतारो। तुम यूं ही लटके रहो, ज़रा पता तो चले कि भूत कैसे होते हैं। और कुछ ही देर बाद हवा में झूलता पंडित धड़ाम से नीचे आ गिरा। बाकी भूतों ने तीनों पंडितों को उल्टा कर दिया। भूतों में माफ़ कर दो, अब हम कभी तुम्हें भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जाओ, जाकर राजा से कहो हवा महल को तुड़वा दे। जाओ, तुम पर तरस खाकर तुम्हें जिंदा छोड़े दे रहे हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाय, मेरी तो एक हाथ की हड्डी टूट गई। चारों पंडित डरते कांपते वहाँ से भाग चले। उफ, मरते मरते बचे। किस बुरी घड़ी में यहाँ आए थे। मेरा तो दिल अभी तक काबू में नहीं है। हाय, मेरी तो हाथ की हड्डी टूट गई। जान बची तो लाखों पाए, आज हमारी पंडिताई हार गई। चारों पंडित आपते हुए राजा विचित्रसेन के दरबार में पहुँचे। महाराज, हमें माफ़ कर दो, हम भूतों को नहीं भगा पाए, उल्टा भूतों ने हमें हवा महल से भगा दिया। देखिए महाराज, भूतों ने हमारी क्या हालत बना दी है। समस्या का कोई भी हल न निकलता देख राजा विचित्रसेन चिंतित तो उठे। क्या किया जाए, हवा महल को तुड़वाऊं तो कैसे, बड़ी बदनामी होगी। उधर राजकुमारी पुष्पवल्ली भी चिड़िया बन गई है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई उपाय न देख राजा विचित्रसेन ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, तुम देश भर में ढिंडोरा पिटवा दो कि जो व्यक्ति हवा महल से भूतों को निकाल देगा उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, और जो पुष्पवल्ली को चिड़िया के रूप से छुटकारा दिलाएगा उसके साथ पुष्पवल्ली का विवाह कर दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जल्दी ही भाइयों, हवा महल से भूत भगाओ और 50,000 स्वर्ण मुद्राएं पाओ। राजकुमारी को चिड़िया की योनि से छुटकारा दिलाओ और राजकुमारी से विवाह करो। उसी भीड़ में राजवीर नाम का एक युवक भी खड़ा था। क्यों न मैं हवा महल में जाकर भूतों को भगाने की कोशिश करूं। राजवीर बहुत ही निर्धन था। वह बेरोजगार था। घर में एक बूढ़ी माँ थी। या तो मैं भूतों को महल से निकाल ही दूंगा या फिर भूत ही मुझे मार डालेंगे। कोशिश करने में क्या अर्ज है। यह सोचता हुआ राजवीर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। बेटे, आज 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया, अब और भूखा नहीं रहा जाता। माँ, तू फिक्र मत कर, मैं आज ही काम पर जा रहा हूँ। माँ, अगर मैं लौट कर न आऊँ तो राजा विचित्रसेन के यहाँ जाकर पूछ लेना कि तुम्हारा बेटा राजवीर कहाँ गया है। तुम्हें वहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा बेटा। माँ समझ नहीं सकी कि राजवीर काम पर नहीं, मौत के मुंह में जा रहा है। माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने कार्य में सफल होकर लौटूं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। माँ की आज्ञा ले राजवीर राजा विचित्रसेन के दरबार में पहुँचा। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहो नौजवान, कैसे आए। महाराज, मुझे पता चला है कि आप हवा महल व राजकुमारी पुष्पवल्ली की ओर से परेशान हैं। हाँ, लेकिन तुम इसमें क्या कर सकते हो। तुम तो अभी बच्चे हो, क्यों बेमौत भूतों के हाथों मरते हो। जाओ और इस विचार को मन से निकाल दो। राजन, मैं भी कोशिश करके देखना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। तुम लड़ोगे भूतों से, तुम करोगे राजकुमारी को ठीक। बड़े बड़े पंडित, मौलवी, ओझे, सयाने तक हार मान कर चले गए, तुम क्यों अपनी जान देने आए हो।
राजन, वे लोग मंत्रों से लड़े, मैं बुद्धि से लड़ूंगा। आप सिर्फ आज्ञा दे दीजिए। मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है नौजवान, लेकिन तुम्हारी जिद व हौसले को देखकर हम इजाज़त देते हैं। राजा की आज्ञा पर राजवीर ने एक कलमदान, एक हिसाब लिखने का बही खाता, एक टाट की बोरी और एक पैना चाकू लिया और हवा महल के द्वार पर जा पहुंचा। फाटक खोलो, मैं भूतों से लड़ने आया हूँ। जा जा, बीता भर का लड़का भूतों की टोली से लड़ेगा। अगर तुम फाटक नहीं खोलोगे तो मैं महाराज विचित्रसेन से तुम्हारी शिकायत करूँगा। हमें क्या, जब तुम खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहते हो तो जाओ, कहकर पहरेदार ने झुंझलाकर फाटक खोल दिया। जाओ, जाकर मरना ही चाहते हो तो मरो, अगर तुम जिंदा रहे तो कल सुबह मुलाकात होगी। उधर राजा विजय सिंह अपने महल में मन ही मन खुश हो रहा था। हवा महल तो अब टूट ही जाएगा। उसके बाद राजकुमारी पुष्पवल्ली के सिर में से कील निकालकर मैं राजा विचित्रसेन से राजकुमारी का हाथ मांग लूँगा। पहले सभी लोगों को यत्न कर लेने दो, मैं बाद में जाऊँगा। इधर राजवीर हवा महल में प्रविष्ट होने के बाद सोच रहा था, राजा ने महल तो सचमुच ही शानदार बनवाया है, पर भूतों ने सब सत्यानाश कर दिया। मैं देखूंगा इन भूतों की टोली को आज। दिन भर राजवीर महल में अकेला घूमता रहा, क्योंकि दिन में भूतों की टोली छिप जाती थी, इसलिए दिन में राजवीर बेरोक टोक महल में घूमता रहा। रात होते ही भूतों की टोली उस कक्ष में आ धमकी जिसमें राजवीर था। भूतों को देखते ही राजवीर गरज कर बोला, ठहरो मूर्खो, शिवजी महाराज को पता चल गया है कि तुम यहाँ उत्पात मचा रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि शिवजी महाराज के भूतों की टोली कितनी विशाल है? तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। शिवजी महाराज? भगवान शिव? मैं सीधा कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ और यहाँ तुम सब की खबर लेने के लिए ही आया हूँ। शिवजी महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सुनकर भूतों की टोली में सन्नाटा छा गया। उन्हें सन्नाटे में आया देख राजवीर और जोर से गरज उठा, मैं शिवजी के हुक्म से यहाँ आया हूँ। जितने भी भूत इस महल में हैं वे सब अपना अपना नाम मेरे पास बही खाते में लिखवाए, वरना शिवजी महाराज अपना तीसरा नेत्र खोलकर तुम्हें भस्म कर देंगे। सभी भूत यह सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वास्तव में सारे भूत शिवजी का नाम सुनकर डर गए थे। जो मेरे पास आकर अपना नाम नहीं लिखवाएगा उसे घोर सजा दी जाएगी। बम बम भोले। अब तो भूतों की टोली की गिंगी बन गई। सबसे पहले टोली का मुखिया कांपता हुआ नाम लिखवाने आया। मेरा नाम मुचंदर सिंह है, मैं इस टोली का मुखिया हूँ। अच्छा, तो तुम हो इस टोली के मुखिया? राजवीर ने उसका नाम बही खाते में लिख लिया और पैना चाकू उठाकर कहा, नाम तो लिख लिया, बस अब तुम्हारी नाक काटनी बाकी है मुचंदर सिंह। नहीं नहीं, आप मेरी नाक मत काटो, मैं निकटा हो जाऊंगा। शिवजी महाराज की आज्ञा से तुम्हें सज़ा तो अवश्य ही दी जाएगी, चाहे नाक कटवाओ या आग में जलो। ठीक है, आप मेरी नाक काट लीजिए, पर मुझे जलाओ मत। बस तो ठीक है, तुम सभी नाम लिखवाओ, फिर नाक कटवाओ। उसके बाद यह महल छोड़कर जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ, और अगर कभी वापस लौट कर इधर आए तो इन्हीं कटी हुई नाकों से हवन करके तुम्हें जलाया जाएगा। नहीं नहीं, हम अब यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे, आप विश्वास रखिए। भूतों की टोली राजवीर की बातें सुनकर बहुत डर गई थी, इसलिए सभी भूत राजवीर के पास आकर अपना नाम लिखवाते, नाक कटवाते और वहाँ से मुंह छिपाकर भाग जाते। जब अंतिम भूत रह गया तो अंत में तुम यह और बता दो कि किसके इशारे पर तुमने यहाँ धमा चौकड़ी मचाई थी। हमें विजयनगर के तांत्रिक काल भैरव ने यहाँ भेजा था। काल भैरव ने ऐसा विजय सिंह के कहने पर किया है। विजय सिंह नहीं चाहते कि यह हवा महल रहे। यह सुनकर राजवीर आश्चर्यचकित रह गया। भूत ने आगे बताया, राजकुमारी पुष्पवल्ली के सिर में तांत्रिक काल भैरव ने मंत्रित की हुई कील गोप रखी है। उस कील को निकालते ही राजकुमारी पुष्पवल्ली अपनी सही अवस्था में आ जाएगी। अच्छा, तो यह कारस्तानी भी काल भैरव की थी? हाँ ठीक है, अब तुम भी अपनी नाक कटवाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। याद रखना, भूल कर भी अब इधर का रुख न करना। कहकर राजवीर ने अंतिम भूत की नाक भी काट ली। भूत रोता चिल्लाता वहाँ से भाग खड़ा हुआ।
राजवीर खुश था। भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं और राजकुमारी पुष्पवल्ली से विवाह। माँ यह सब सुनकर कितनी खुश होगी। राजवीर ने भूतों की कटी हुई नाकें बोरी में भर ली और आराम से सैया पर सो गया। सुबह होते ही दोनों पहरेदार फाटक खोलकर हवा महल के अंदर आए। बेचारा लड़का अब तक मर गया होगा। समझाया तो था लौट जाए, लेकिन जिद्दी था, माना ही नहीं। मगर जब दोनों पहरेदार उस कक्ष में पहुंचे जहां राजवीर सोया हुआ था, तो अरे यह तो मजे से खराटे भर रहा है। यह क्या चमत्कार हुआ? क्या भूतों की टोली भाग गई? पहरेदारों ने तुरंत राजवीर को जगाया। उठो भाई उठो, भूतों ने तुम्हें मारा क्यों नहीं? भूत अब यहाँ है ही कहाँ जो मुझे मारते। भूत तो बोरी में बंद है। चलो अब राजा विचित्रसेन के पास चलते हैं। राजा जी अब बिना डरे यहाँ आकर रह सकेंगे। यह तो बड़ा अच्छा हुआ। चलो जल्दी से राजमहल में चलकर राजा को सूचना दे। राजवीर पहरेदारों के साथ भूतों की कटी नाकों की बोरी लेकर राजा विचित्रसेन के दरबार में पहुंचा। राजन, मैंने भूतों की टोली को भगा दिया है। इस बोरी में प्रमाण स्वरूप सारे भूतों की कटी हुई नाकें हैं। अब भूल कर भी भूत हवा महल की तरफ रुख नहीं करेंगे। आप जाइए और हवा महल में आराम से रहिए। सच। तभी राजा विचित्रसेन एकदम उदास हो गए। महाराज, आप एकाएक उदास क्यों हो गए? हमारी उदासी का कारण है पुष्पवल्ली। भूत तो तुमने भगा दिए, पर पुष्पवल्ली को अभी तक चिड़िया की योनि से छुटकारा नहीं मिल सका है। महाराज, आप उदास मत होइए। मैं राजकुमारी पुष्पवल्ली को चिड़िया की योनि से भी मुक्ति दिलाऊंगा। तुम? हाँ महाराज, आप जरा पुष्पवल्ली चिड़िया को यहाँ मंगवाइए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। भगवान ने चाहा महाराज, तो आपकी यह चिंता भी दूर हो जाएगी। आप थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, हम अभी पुष्पवल्ली चिड़िया को मंगवाते हैं। राजा विचित्रसेन ने सेवक को आज्ञा दी, जाओ जल्दी से पुष्पवल्ली चिड़िया को लेकर दरबार में उपस्थित हो। मैं अभी हाजिर होता हूँ महाराज। कुछ समय पश्चात ही सेवक चिड़िया को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। यह पुष्पवल्ली चिड़िया है राजवीर। अब तुम्हें जो करना है शीघ्रता से करो। लाइए महाराज, चिड़िया ज़रा मुझे दीजिए। राजा ने चिड़िया राजवीर को दे दी। राजवीर चिड़िया के सिर को सहलाने लगा। तभी सहसा राजवीर के हाथ से चिड़िया के सिर में गड़ी कील टकराई। राजवीर ने फौरन वह कील खींच दी। कील के बाहर निकलते ही चिड़िया राजकुमारी पुष्पवल्ली बन गई। अद्भुत राजवीर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी बेटी को नया जीवन दान दिया है तुमने। सारा दरबार यह दृश्य देखकर दंग रह गया। बेटी पुष्पवल्ली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बेटी, मेरे सीने से लग जाओ। इस नौजवान ने आज हमें एक साथ दो दो खुशियाँ दी हैं। राजकुमारी पुष्पवल्ली दौड़कर पिता की छाती से लग गई। पिता पुत्री की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। तभी राजवीर ने राजा से कहा, आपको एक बात और बता दूं राजन, आप शत्रु और मित्र में पहचान करना सीखे। यह सारी करामात आपके पड़ोसी मित्र राजा विजय सिंह की थी। क्या कह रहे हो तुम? भूत जाते जाते मुझे सारी बात बता कर गए हैं। विजय सिंह नहीं चाहता था कि हवा महल की वजह से आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैले। विजय सिंह तो आस्तीन का सांप निकला, जबकि मैं तो उसे अपना हितैषी समझता था। राजकुमारी पुष्पवल्ली को भी चिड़िया उसी ने बनवाया था। वह स्वयं राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। मैं भला उस मक्कार से अपनी बेटी की शादी करूंगा? मैं विजय सिंह को इस करतूत का मज़ा ज़रूर चखाऊंगा। महाराज, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। हाँ नौजवान, हमें अपना वचन याद है। तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाती है और जल्दी ही राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी किया जाएगा। हमें तुम्हारे जैसा बुद्धिमान दामाद ही चाहिए था। हम हवा महल भी तुम्ही को सौंपते हैं। अब तुम ही उस महल में जाकर रहो और राजपाट करो। राजवीर सिंह जी की जय। राजा विचित्रसेन जी की जय। पर राजवीर, तुमने हमें यह तो बताया ही नहीं कि तुमने भूतों की टोली को भगाया कैसे। अभी बताता हूँ महाराज, लेकिन सारी बात बताने से पहले इतना अवश्य कहूँगा महाराज कि और लोगों ने तंत्र मंत्र से उन्हें भगाना चाहा,
पर मैंने बुद्धि से काम लिया, इसलिए मैं भूतों से जीत गया। भाई वाह राजवीर, हम स्वीकार करते हैं कि तुम एक साहसी, निडर व बुद्धिमान युवक हो। तुम्हारी वजह से ही हम भूतों के उत्पात से छुटकारा पा सके। फिर राजवीर ने भूतों की टोली के साथ घटी सारी घटना राजा विचित्रसेन को बता दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर राजा विचित्रसेन ने अपना वचन निभाते हुए राजकुमारी पुष्पवल्ली का विवाह राजवीर से कर दिया और राजवीर अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी पुष्पवल्ली के साथ सुखपूर्वक हवा महल में रहने लगा। झिलमिल परी के चुप होने पर निक्की ने पूछा, झिलमिल परी, राजा विजय सिंह और तांत्रिक काल भैरव का क्या हुआ? उनके बारे में तो तुमने बताया ही नहीं। राजा विचित्रसेन ने विजयनगर पर चढ़ाई करके राजा विजय सिंह और काल भैरव को मौत के घाट उतार दिया और विजयनगर को भी अपने राज्य में मिला लिया। ओ, यह राजा जी ने बहुत अच्छा किया। बेटी निक्की, देखा तुमने, राजवीर ने दुख में भी हिम्मत से काम लिया और सफलता पाई। इसी प्रकार तुम भी दुख में कभी हिम्मत न हारना। झिलमिल परी, तुमने तो बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। मैं तुम्हारी बात याद रखूँगी और अब कभी भी नहीं रोऊंगी। निक्की बेटी, अब मैं परीलोक वापस जाती हूँ। झिलमिल परी, तुम्हें एक वादा करना होगा। रोज़ इसी तरह आकर तुम्हें प्यारी प्यारी कहानी सुनानी पड़ेगी। अच्छा, मैं रोज़ रात को इसी तरह आया करूँगी और तुम्हें कहानी सुनाया करूँगी। झिलमिल परी, मन तो नहीं कर रहा कि तुम जाओ, पर तुम्हारा जाना भी आवश्यक है। अतः जाकर मेरी मम्मी से कहना कि निक्की उन्हें बहुत याद करती है। ज़रूर कहूँगी निक्की बेटी। और तभी निक्की की आँख खुल गई। ओह, क्या मैं सपना देख रही थी? पर सपने में झिलमिल परी मुझे दुख में न घबराने का जो आदेश दे गई है, उस पर मैं ज़रूर अमल करूँगी और पढ़ाई में ध्यान लगाऊँगी। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।